हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम रहे हैं, खासकर कांस्टेबल और एएसआई का जो एग्ज़ाम है, उस सारे के सारे एग्ज़ाम का जो जीके वाला पोर्शन है उसको हम डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2023 को जो कांस्टेबल चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके वाला पोर्शन कैसा था, क्या टफनेस लेवल था और आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। केवल पुलिस के ही एग्ज़ाम नहीं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पंजाब जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो जीके वाला सेक्शन रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या आया था कि हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड कौन सा है। ठीक है, अवार्ड की अगर हम बात करें तो दो टाइप के मेनली अवार्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अवार्ड को हम बोलते हैं सिविलियन अवार्ड्स और दूसरे अवार्ड्स हमारे कौन से होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, एक हो गए सिविलियन अवार्ड्स और दूसरे कौन से अवार्ड हो गए हमारे, गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड देते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे इंडिया की इंडिया की जो सिविलियंस हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोई डिस्टिंग्विश सर्विस कर रहा है हमारी कंट्री के लिए, तो उसके लिए सिविलियन अवार्ड्स दिए जाएंगे। गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं जो आर्मी या डिफेंस पर्सनल है, अगर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सेक्रीफाइस किया, ठीक है, तो उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड या फिर बोल सकते हैं बहादुरी पुरस्कार मिलते हैं उनको। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर सिविलियन अवार्ड्स की बात करें तो हमारे इंडिया में सिविलियन अवार्ड में सबसे पहला या सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है उसको बोला जाता है भारत रत्न या जेम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने आज तक पूरी की पूरी लाइफ में बहुत एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है हमारी कंट्री के लिए, चाहे वो इकोनॉमी की फील्ड हो, चाहे इसके अलावा सिविलियन की लाइफ इंप्रूव करने की फील्ड हो, या फिर अपने किसी और पर्टिकुलर क्रेडिट में हमारी पूरी कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया हो। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है। अगर बात करें सबसे पहले ये अवार्ड कब दिया गया तो 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत होती है। सबसे पहला जो अवार्ड था वो 3 लोगों को दिया गया हमारे इंडिया में। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप जानते होंगे, ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन्हीं की बर्थ डेट के ऊपर पूरे कंट्री में नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मिला। दूसरे जो थे वो थे सी राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी। ठीक है, सी राजा गोपालचारी कौन थे, ये हमारे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, माउंट बैटन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अगर ब्रिटिशर्स की बात करें, लेकिन अगर इंडियन की बात करें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तुम्हारे, सी राजा गोपालचारी। ठीक है, लास्ट थे तुम्हारे सीवी रमन। ठीक है, पिछले सेशन में जब मैं लास्ट कांस्टेबल का एग्जाम डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर सवाल आया था कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन दी भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीवी रमन है ये साइंटिस्ट थे। 1930 में फिजिक्स की फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, और 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया, जिसमें जो साइंटिस्ट थे इकलौते वो कौन थे, सीवी रमन। तो आपसे एग्जाम में अवार्ड से रिलेटेड सवाल जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट पूछेंगे, आपको पहली बार किसको मिला या प्रेजेंटली किसको मिला या इस साल किसको मिला है वो भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम सवाल क्या आया था, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन दी भारत रत्न अवार्ड, तो आंसर क्या था उसका, सीवी रमन। अगर हम बात करें कि प्रेजेंटली 2024 में किस किस को अवार्ड मिला है, ठीक है, तो 2024 में जो हमारा अवार्ड मिला है वो मिला है 4 लोगों को। ठीक है, सबसे पहले कौन है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन का नाम आप कहाँ सुनोगे। ठीक है, जब हम जियोग्राफी एनवायरमेंटल साइंस में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे ये 1970s में। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, उसके लिए आपने देखा होगा कि 1965 वाला जो दौर था उस वक्त हमारा इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा भुखमरी से गुजरा था। ठीक है, उस वाले टाइम पे हमारे इंडिया की सिचुएशन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो एक HYV सीड्स करके एक सीड्स आते थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। उनसे क्या होता था कि अगर उन सीड्स को अगर तुम नॉर्मल ज़मीन में अगर डालो
तो या फिर उगाने के लिए रखो, तो जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी होती थी उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उन पर्टिकुलर सीड्स की देखने को मिली। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन मैक्सिको से ये वाले सीड्स लेके आते हैं और इंडिया में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 3 स्टेट्स के जो फार्मर्स थे उनको ये वाले सीड्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ठीक है, तो ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, दूसरे थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया में एक रिफॉर्म आते हैं जिनको हम बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म आपने पढ़े होंगे इकोनॉमी के सेक्शन में। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे एलपीजी आया था। ठीक है, इसी वाले टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह। तो बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट देते हैं एलपीजी का, लेकिन जब एलपीजी आया था उस वाले टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तीसरे पर्सन थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी हमारे फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट है ये। ठीक है, लास्ट थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है जयप्रकाश नारायण के साथ। जब 1970s में इंडिया में लेबर मूवमेंट चली थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस वक्त, एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। उसमें 2 मेन लीडर हुआ करते थे यूपी और बिहार के, एक का नाम था जयप्रकाश नारायण और दूसरे का नाम था कर्पूरी ठाकुर। ये दोनों अपनी मूवमेंट के लिए उस वाले टाइम जब इमरजेंसी का दौर चला था 1975 से 1977, उस वाले टाइम पे ये दोनों जेल भी गए थे। ठीक है, तो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है लेबर के लिए या फिर लेबर वेलफेयर के लिए, उसके लिए इनको भारत रत्न मिला। तो टोटल इस साल मिला है 4 लोगों को। फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम केवल 3 लोगों को मिला है। 2024 में एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1991 से 1996, एल के आडवाणी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, और लास्ट में कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, लेबर मूवमेंट के फादर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न। ठीक है, दूसरे जो अवार्ड है जो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा, अशोक चक्र। ठीक है, तो बाकी कौन कौन से अवार्ड है? वैसे हाईएस्ट अवार्ड अगर भारत रत्न आ गया तो सिविलियन अवार्ड में जो सेकंड पोजीशन अपनी किसी अवार्ड की आती है, तो सेकंड है अपना पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण, कोई एक्सेप्शनल या डिस्टिंग्विश्ड अगर सर्विस कर रहा हो तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? पद्मा विभूषण। तीसरे पे आएगा पद्मा भूषण। पद्मा भूषण, कोई डिस्टिंग्विश सर्विस कर रहा हो किसकी? हाई ऑर्डर की। ठीक है, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, इसके लिए क्या दिया जाएगा? पद्मा भूषण। ये किसके लिए दिया जाएगा? कोई हमारी एक्सेप्शनल या डिस्टिंग्विश सर्विस हो। ठीक है, उसके लिए क्या दिया जाएगा? पद्मा भूषण विभूषण। पद्मा भूषण किसके लिए? कोई डिस्टिंग्विश सर्विस हो हाई ऑर्डर की। और लास्ट में आ जाएगा हमारा पद्मश्री। पद्मश्री किसके लिए दिया जाएगा? डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। ठीक है, तो हमारे इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण और लास्ट में जाके पद्मश्री। ठीक है, ये 4 अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर बात करें तो गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में दिए जाएंगे। एक को हम बोलेंगे वॉर टाइम, एक को बोला जाएगा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, वॉर टाइम वाले अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे हमारी 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ, फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। ठीक है, तो उस वाले टाइम पे अगर कोई गैलेंट्री वाली कोई अगर चीज़ शो कर रहा है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर ब्रेवरी शो कर रहा है कोई डिफेंस पर्सनल, तो उसको क्या दिए जाएंगे? वॉर टाइम। और नॉर्मल टाइम पे अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, जो वॉर टाइम है उसमें हाईएस्ट जो अवार्ड है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अगर पेपर में आए तो क्या करेंगे हम? परमवीर चक्र। सेकंड हाईएस्ट है तुम्हारा महावीर चक्र। महावीर चक्र। और थर्ड हाईएस्ट है वीर चक्र। थर्ड हाईएस्ट कौन सा है? वीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र की अगर बात करें तो सबसे पहले ये दिया गया था 1950 में। ठीक है, किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा।
ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा को 1950 में सबसे पहले परमवीर चक्र मिला। आज तक परमवीर चक्र जो है वो टोटल 21 बार मिल चुका है, ठीक है, जिसमें 20 बार आर्मी के लोगों को मिला है और 1 बार मिला है एयरफोर्स के पर्सनल को, ठीक है। एयरफोर्स में किसको मिला है? निर्मलजीत सिंह को, ठीक है। एयरफोर्स का इकलौता एक ही है, ठीक है, एयरफोर्स के इकलौते हैं, इसलिए यहाँ पर पेपर में सवाल आ सकता है कि हु वॉज दी ओनली एयरफोर्स पर्सनल टू गेट दी परमवीर चक्र? कौन है? निर्मलजीत सिंह, ठीक है। टोटल 21 मिले हैं, जिसमें 20 आर्मी पर्सनल को मिले हैं। फर्स्ट किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा को। हाँ, यंगेस्ट भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, ठीक है। यंगेस्ट कौन थे? योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव कौन थे? फर्स्ट यंगेस्ट थे, ठीक है। इनका नाम आपने सुना होगा अगर आपने कैप्टन विक्रम बत्रा मूवी देखी होगी तो, जो ग्रेनेडियर है बीच में, ठीक है, तो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को जो कारगिल वॉर या फिर बोल सकते हैं बैटल ऑफ टाइगर हिल, मेनली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस में रहा है? जो बैटल ऑफ टाइगर हिल को जो हमने कैप्चर किया था 1999 की वॉर में, ठीक है, उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला। ही वॉज द यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन किसकी आएगी? महावीर चक्र की। और लास्ट में कौन सा है? वीर चक्र, ठीक है। पीस टाइम की अगर बात करें तो पीस टाइम अवार्ड को शुरुआत करते हैं हम 1952 में। पीस टाइम की कब होती है शुरुआत? 1952 में। स्टार्टिंग में इनके नाम थे अशोक चक्र क्लास 1 अवार्ड, अशोक चक्र क्लास 2 अवार्ड और अशोक चक्र क्लास 2 अवार्ड, ठीक है। 1952 में इनके नाम थे अशोक चक्र क्लास 1 अवार्ड, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, धीरे धीरे करके 1967 तक आते आते हमने क्या कर दिया? इनके नाम चेंज कर दिए। 1967 में इनके नाम चेंज करके क्या हो गए? अशोक चक्र के बाद दूसरा आता है कीर्ति चक्र, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड कौन सा है? गैलेंट्री, कीर्ति चक्र। लास्ट में कौन आएगा? शौर्य चक्र। लास्ट में कौन सा अवार्ड है? शौर्य चक्र, ठीक है। तो पीस टाइम में हाईएस्ट अशोक चक्र रहेगा, सेकंड हाईएस्ट कीर्ति चक्र और लास्ट में कौन सा होगा? शौर्य चक्र, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो परमवीर चक्र को सबसे पहला रैंक मिलता है, लेकिन पेपर में आपसे सवाल वॉर टाइम और पीस टाइम की कैटेगरी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो क्या करना है अपने को? अशोक चक्र। व्हाट इज द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो अपने को क्या करना है? परमवीर चक्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय डाइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच ब्रिटिश एक्ट और कमीशन, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की डेथ से पहले हल्की सी कहानी या बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे इंडिया में 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट एक मूवमेंट छेड़ते हैं। मूवमेंट का नाम था होम रूल मूवमेंट, ठीक है। उनका मेन टारगेट क्या था या मेन डिमांड क्या थी कि अपने को स्वराज दो, ठीक है, अपने को स्वराज दो जितने जल्दी दे सकते हैं। स्वराज मतलब कि हम गवर्नेंस खुद करेंगे, ठीक है। हम राजा और रानी मानने को तैयार हैं कि राजा हमारा और रानी जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, हम उनको क्राउन को रिस्पेक्ट करने को तैयार हैं। लेकिन इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो इंडिया में पॉलिसी बनानी होगी, जो इंडिया में रूल्स बनेंगे या फिर रूल करेगा, वो कौन करेगा इंडिया के अंदर? इंडिया के खुद के लोग। इसको बोलते हैं स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नेंस। तो स्टार्टिंग में हमारी ये डिमांड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिमांड मंजूर न करके इसके बदले में वो एक एक्ट लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उन्होंने क्या बोला कि अभी इंडियंस जो है वो अभी इतने ज़्यादा नहीं सीखे हुए हैं। मेन ये था कि मेन रीज़न रूल करने का क्या बताते थे वो, कि इंडियंस को अभी रूल करना नहीं आता। तो पहले ये है कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनको रूल करना सिखाएंगे। जैसे वो रूल करना अपने को लगा कि वो रूल करना सीख चुके हैं तो हम स्वराज दे देंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। तो वो स्वराज के बदले उन्होंने क्या दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इंडिया के जितने लोग हैं उनको क्या कर सकें, उनको हम सिखा सकें कि रूल कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही एक क्लॉज था कि इसके 10 साल के बाद एक कमीशन बैठेगी, ठीक है। जो कमीशन क्या एनालाइज करेगी कि क्या इंडिया वाले जो हैं या इंडिया के जो लोग हैं वो सेल्फ गवर्नेंस करना सीख चुके हैं, क्या इनफ उनको नॉलेज हो गया कि कंट्री को कैसे रन करते हैं। अगर अपने को लगा कि तुम लोग जो है वो इनफ रूल करना सीख गए हो तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, आज़ाद करके चले जाएंगे। लेकिन ये कमीशन जो थी वो 8 साल के बाद ही बैठ गई 1927 में, ठीक है। कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को साइमन कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। टोटल इस कमेटी के या कमीशन के 7 मेंबर थे
और लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि सातों के सातों जो लोग थे वो सातों के सातों ही ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। एक भी पर्सन इसमें इंडियन इंक्लूड नहीं किया गया था। जब इंडिया वालों को इस कमीशन के बारे में पता लगा तो पूरे इंडिया वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो समझ गए कि साथ के साथ अगर ब्रिटिशर्स हैं तो ऑब्वियसली इनका डिसीजन ये आना है कि इंडिया वाले अभी नहीं सीखे हैं, क्योंकि कम से कम अगर तुम 2 या 3 इंडियंस को नहीं डाल रहे तो तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि जो रीज़न तुम लोग दे रहे हो वो ऑथेंटिकेटेड रीज़न है या रीज़न ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, पूरे इंडिया में 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया में पहुंची तो पूरे इंडिया में इसको बॉयकॉट कर दिया गया। हर जगह जहां पर साइमन कमीशन गई वहां पर काले झंडे दिखाए गए, इसको हर जगह हड़ताल की गई, किसी ने भी इसका कोई वेलकम नहीं किया। हर जगह रैलियों से इनका स्वागत किया गया, ठीक है। रैलियों में हर जगह नारा लग रहा था, साइमन गो बैक, साइमन भारत जाओ, ठीक है। ये तुमने एनसीईआरटी में स्कूल टाइम पे या बाद में बहुत बार पढ़ा होगा इस कमीशन के बारे में, ठीक है। अब इसी वाले टाइम पे साइमन कमीशन लाहौर पहुंचती है 30 अक्टूबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचती है और लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा था बहुत तगड़ा। प्रोटेस्ट को हेड कर रहे थे लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो उस वाले टाइम पे जो डीएसपी थे उनका नाम था जेम्स ए स्कॉट, ठीक है। जेम्स ए स्कॉट क्या करते हैं, लाठीचार्ज का ऑर्डर देते हैं और खुद भी लाठीचार्ज करते हैं, ठीक है। जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट थी उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से लाठीचार्ज होते हैं सबके ऊपर, और इस लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और जख्मी होने के बाद उनको आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है और भर्ती करवाने के बाद 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को ये शहीद हो जाते हैं। बाद में जाके ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर थे जिसको हम बोलते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स थे भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद। इन सब ने, इन चारों ने प्लान बनाया कि हमने क्या करनी है, असैसिनेशन करनी है स्कॉट की, हम लाला लाजपत राय जी की जो डेथ हुई है उसका बदला लेंगे। लेकिन गलती से क्या हुआ, 17 दिसंबर 1928, एक महीने के बाद उन्होंने गलती से सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, ठीक है। करना स्कॉट को था लेकिन गलती से असैसिनेट किसको कर दिया, डीएसपी सॉन्डर्स को, ठीक है। और बाद में जाके इसी चीज़ के ऊपर इनके ऊपर कोर्ट में ट्रायल चलता है जिसमें भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी पे लटका दिया जाता है और हमारी कंट्री के लिए शहीद हो जाते हैं वो। दूसरी अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करें तो एक पुलिस एनकाउंटर में वो खुद को गोली मार के शहीद होते हैं, ठीक है। इलाहाबाद का एक पार्क है उसको आज हम आज़ाद पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी बात करें रॉलेट एक्ट की, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, साइमन कमीशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो रॉलेट एक्ट था वो आया था 1919 में, 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा, एक है आर्टिकल नंबर 22, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 में क्या बोलते हैं कि कोई भी पुलिस पर्सनल तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता बिना, जब तक उसके पास अरेस्ट वारंट ना हो। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट दे रहा है तुमको कि बिना अरेस्ट वारंट के कोई पुलिस पर्सनल तुम लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई ऐसे अरेस्ट कर ले तो उसको विद इन 24 आवर्स तुम्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जो जज होगा, ट्रायल कोर्ट होगा, वहाँ पर तुम्हारी पेशी होगी। उसके बाद जज डिसाइड करेगा कि क्या तुम्हारे जो अरेस्ट है वो वैलिड है या नहीं है। उसके बाद या तो तुम्हें बेल दे दी जाएगी या तो तुम्हें जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा, ठीक है। इट विल डिपेंड उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर पेशी होगी। लेकिन 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसमें यह बोला गया था कि अगर किसी पर्सन के ऊपर शक हो कि वो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी कर रहा है, अगर कोई क्रांतिकारी है, तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। मतलब 2 साल के लिए तुम लोग अरेस्ट हो सकते हो बिना किसी ट्रायल के। हो सकता है तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम सही हो सकता है तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम गलत हो, ठीक है। तो इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, ठीक है। अमृतसर में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी, क्यों, क्योंकि 2 लीडर थे, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल, ठीक है। इनके रिलीज के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रही थी, जिसके ऊपर जनरल डायर ने क्या कर दिया था, जनरल डायर ने फायरिंग करवाई थी। इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो हुआ था वैशाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अब जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर जो एक इंक्वायरी कमीशन बैठी थी, उस इंक्वायरी कमीशन को हम बोलते हैं हंटर कमीशन, ठीक है। तो हंटर कमीशन पेपर में आप पूछेंगे कि हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो वो है जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर इंक्वायरी के लिए कमीशन बैठी थी, हंटर कमीशन। अच्छा, इससे अलावा एक और कमीशन बैठी थी 1882 में, उसका नाम भी हंटर कमीशन था, ठीक है। हंटर कमीशन 2 बार बैठी है, एक 1919 में
और एक बैठी है 1882 में। 1882 वाली एजुकेशन से रिलेटेड थी और 1990 वाली जलियांवाला बाग इंसिडेंट से थी। तो अगर पेपर में ये सवाल आया हंटर कमीशन वाला, तो एक बार चीज़ चेक कर लेना कि ऑप्शन इनमें से एक ही मिलेगा, या तो एजुकेशन मिलना है या जलियांवाला बाग मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो मे भी साल दिया होगा साथ में, ठीक है, तो साल दिया होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर जो है वो सही कर सकते हो, ठीक है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में जो पहली टेरिटरी थी जो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ली थी वो थी बंगाल। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, उसके लिए सबसे पहला इंडिया में एक्ट आया था बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1773 में, ठीक है। और इसी एक्ट के अंडर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले 1774 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे डिड इंडिया लास्ट विन ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल, ठीक है। हमारे इंडिया का जो ओलंपिक का हॉकी गोल्ड मेडल है वो हमने लास्ट टाइम कब जीता। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल हमने आज तक 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें सबसे पहले 1928 में जीता हमने एम्स्टरडैम जो ओलंपिक्स हो रहे थे 1928 के, उसमें सबसे पहले हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। इसको जो लीड कर रहे थे उनका नाम था जयपाल सिंह, ठीक है, कैप्टन थे जयपाल सिंह 1928 में, ठीक है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल से रिलेटेड तुमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे 1936 का जो ओलंपिक हुआ वो हुआ बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में। उसको लीड कौन कर रहे थे, जिनको गॉड ऑफ हॉकी या फादर ऑफ हॉकी या हॉकी का भगवान भी बोलते हैं, कौन है, ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद लीड कर रहे थे। इस वाले साल भी हमने क्या जीता, इस साल भी हमने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। उसके अलावा बात करें इन सारे ऑप्शन की, तो हेलसिंकी वाले जो ओलंपिक हुए वो होते हैं हमारे 1952 में। इसको लीड कर रहे थे, कैप्टन थे केडी यादव, ठीक है। 1952 वालों को कौन लीड कर रहा था, केडी यादव। इसमें भी हमने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, इसमें भी गोल्ड मेडल जीते। मेलबोर्न की बात करें तो मेलबोर्न होता है हमारा 1956 में, ठीक है। इसको लीड कर रहे थे चरणजीत सिंह, इसको लीड कर रहे थे। टोक्यो वाले होते हैं 1965, ठीक है। सॉरी, मेलबोर्न वाले का कौन थे, बलवीर सिंह, मेलबोर्न वाले थे बलवीर सिंह। टोक्यो वाले जो कैप्टन थे वो थे चरणजीत सिंह, ठीक है, चरणजीत सिंह, ठीक है। टोक्यो वाले ओलंपिक जो 1964 में हुए हैं उनको लीड कौन कर रहा था, चरणजीत सिंह। और जो मेलबोर्न वाले हुए हैं 1956 में उनको कौन लीड कर रहा था, बलवीर सिंह। मॉस्को वाले हुए हैं हमारे सबसे लास्ट में, मॉस्को वाले हुए हैं 1980 में। इसके जो कैप्टन थे वो थे वासुदेवन भास्करन। इसमें लास्ट टाइम हम गोल्ड मेडल जीतते, ठीक है। हेलसिंकी वाले में भी हमने गोल्ड मेडल जीता, मेलबोर्न वाले में भी गोल्ड मेडल जीता, टोक्यो वाला जो ओलंपिक था उसमें भी हम गोल्ड मेडल जीतते हैं, और जो मॉस्को वाला ओलंपिक हुआ है उसमें भी हम गोल्ड मेडल जीतते हैं 1980 में, ठीक है। तो जो चारों के चारों ऑप्शन है तुम लोगों के पास, चारों में हमने गोल्ड मेडल ही जीता है, ठीक है। लेकिन पेपर में क्या पूछा है, पेपर में पूछा है कि सबसे लास्ट टाइम कौन सा जीता है, तो पहले वाला हेलसिंकी 1952 हो गया, ठीक है, मॉस्को 1980, 1964 टोक्यो और 1956 मेलबोर्न। तो मेन आंसर अपना क्या रहेगा, मॉस्को, ठीक है। सबसे लास्ट में पहला पूछा कि सबसे पहले कब जीता, तो सबसे पहले थे आम्स्टरडैम में, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे जयपाल सिंह। लास्ट अगर तुम लोगों से पूछा तो कौन है तुम्हारा, मॉस्को। उसके बाद हम आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बार हमने सिल्वर और 4 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो 2024 वाला जो ओलंपिक होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस ओलंपिक, ठीक है, इसको लीड कर रहे थे हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह इसको लीड कर रहे थे। इस वाले ओलंपिक्स में भी हमने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। सिल्वर से रह गए क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में हारते हम, ठीक है, सिल्वर मेडल से रह गए थोड़े पॉइंट से, ठीक है। तो 2024 में हमने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। ओवरऑल कितनी बार जीता है, 8 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। अब देखो, नेशनल फ्लैग के बारे में जब भी हम लोग रेशियो याद करते हैं तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो रेशियो क्या याद करते हैं, 3:2, ठीक है। 3:2 मतलब कि लेंथ नेशनल फ्लैग की कितनी रहेगी, 3, और ब्रेड्थ कितनी रहेगी, 2, ठीक है। 3:2 मैक्सिमम लोग याद करके रहते हैं, क्या है ये, लेंथ रेशियो ब्रेड्थ। लेकिन 90% एग्जाम में ये नहीं पूछेगा।
90% एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछने वाला है तुमसे, ब्रेड्थ की लेंथ से रेशो बताओ कि ब्रेड्थ की लेंथ के साथ क्या रेशो है, तो उसका आंसर क्या रहेगा 2:3। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन तुम लोग देखो, द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। यहां भी क्या पूछा है, ब्रेड्थ की लेंथ के साथ रेशो क्या है, लेंथ रेशो ब्रेड्थ नहीं पूछा है, तो आंसर अपना क्या रहेगा 2:3। ठीक है, आंसर क्या है 2:3। वैसे यहां पर ऑप्शन कंफ्यूजन करने के लिए कोई है नहीं, मैक्सिमम टाइम जब ये सवाल पेपर में आता है तो ऑप्शन में 2:3 भी रहेगा और 3:2 भी रहेगा। ठीक है, आपको उस वाले टाइम पे ये एनालाइज करना पड़ेगा कि लेंथ की ब्रेड्थ के साथ रेशो पूछी है कि ब्रेड्थ की लेंथ के साथ रेशो पूछी है। ठीक है, दूसरी बात करें, जो हमारा तिरंगा है उसको डिजाइन किसने किया है, इट वॉज डिजाइंड बाई पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया है। अडॉप्ट किया इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947। अडॉप्ट कब किया, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, दूसरा अगर बात करें कि सबसे पहले, कई बार ये सवाल आता है बहुत बार कि सबसे पहले हमारे इंडिया में झंडा जो है वो कहाँ पर फहराया गया। ठीक है, आज़ादी से पहले नहीं, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे इंडिया में खुद का झंडा कब फहराया गया, क्योंकि उस वाले टाइम पे जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो हमारा झंडा नहीं होता था, ब्रिटिशर्स का झंडा होता था। उस वाले टाइम पे हमारे इंडिया के कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जो 7 अगस्त 1906 को, कब 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं पारसी बागान स्क्वायर। ठीक है, पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज हम क्या करते हैं, हम अपना झंडा फहराते हैं। ऐसा झंडा देखा होगा जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, वो वाला झंडा। उस वाले झंडे को डिजाइन किया था 2 लोगों ने, एक का नाम है हेमचंद्र कानूनगो। ठीक है, दूसरे का नाम है सचिंद्र प्रसाद बोस। दूसरे का नाम क्या है, सचिंद्र प्रसाद बोस। ठीक है, तो सबसे पहले कब फहराया, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर में। नाम क्या था, हेमचंद्र कानूनगो और सचिंद्र प्रसाद बोस। ठीक है, दूसरी टाइप का सवाल पेपर में क्या आता है, दूसरा सवाल आता है कि हमने इंडिया के बाहर सबसे पहले कब अपना झंडा फहराया। ठीक है, तो इसके ठीक 1 साल के बाद 22 अगस्त 1907। ठीक है, 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी में हम अपना झंडा फहराते हैं। फहराता कौन है, फहराने का क्रेडिट दिया जाता है मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टुटगार्ट जर्मनी में एक्साइल्ड रेवोल्यूशनरीज थे। बहुत सारे लोगों को हमारे इंडिया से देश निकाला दे दिया जाता था अगर कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा हो। ठीक है, तो वो अपनी जो मूवमेंट थी उसको कंट्री के बाहर भी कंटिन्यू करते थे। ऐसी एक मूवमेंट में उन्होंने हमारे इंडिया का जो झंडा था उसको फहराया 22 अगस्त 1907 को, सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को। प्रेजेंट वाला झंडे को हमने कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप एट इंडियन सॉइल। हमारे जो टीम है, भारतीय जो टीम है, उसने वर्ल्ड कप, ओडीआई जो वर्ल्ड कप है उसको कब जीता, भारतीय सॉइल के ऊपर। ठीक है, इंडियन सॉइल के ऊपर। तो वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है। पहला वर्ल्ड कप होता है 1975, दूसरा 1979 और तीसरा वर्ल्ड कप होता है 1983। ठीक है, 1983। ठीक है, 1983 वाला वर्ल्ड कप आप सबको पता होगा क्योंकि इस वाले टाइम पे हमारे जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव जी। ठीक है, कपिल देव जी की कप्तानी में हमने इंडिया का पहला वर्ल्ड कप जीता। कब जीता, 1983 में। इससे पहले की अगर बात करें तो 1975 और 1979 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें पूरी इंडिया की टीम ने गिन के 1 मैच जीता था। ठीक है, कोई मैच नहीं जीता। 1975 और 1979 में इकलौता मैच जीता। 1983 में हम सीधा माइटी दो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, सबसे खतरनाक उस वाले टाइम पे वेस्ट इंडीज़ की टीम मानी जाती थी। उस टीम को हरा के हमने वर्ल्ड कप उठाया। कब, 25 जून 1983। ठीक है, कब उठाया, 25 जून 1983, इसी पर्टिकुलर एग्जाम में। ठीक है, ये एक सवाल ये भी आया है कि जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, जो हमने पहला वर्ल्ड कप जीता वो एग्जैक्टली डेट बताओ।
ठीक है, साल सब में सेम था 1983, 1983, 1983। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वीडियो का, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें आधे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, एक पार्ट नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड कप है वो कौन सी डेट को हमने जीता, तो 25 जून 1983 को हमने वर्ल्ड कप जीता। हेड कौन थे इसके, कैप्टन कौन थे, कपिल देव जी। ठीक है, उसके बाद 1987 की जो वर्ल्ड कप था उसको इंडिया ने होस्ट किया, लेकिन हम इसमें सेमीफाइनल में हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप होता है जिसको होस्ट करता है इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, हम तीनों क्या करते हैं, मिलके होस्ट करते हैं इसको। ठीक है, जिसके कप्तान थे, इंडिया की टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, और उस वाले टाइम पे हम 1983 के बाद सेकेंड टाइम हम वर्ल्ड कप को जीतते हैं। ठीक है, फाइनल में हमने किसको हराया, श्रीलंका को। ठीक है, 2011 के वर्ल्ड कप में हम हराते किसको हैं, श्रीलंका को। होस्ट कौन कर रहा था, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो पेपर में सवाल क्या है कि इंडियन सॉइल के ऊपर पहला वर्ल्ड कप कब जीते हम, तो 2011 में। ठीक है, 1987 में जब हमने होस्ट किया था तो सेमीफाइनल में हार गए थे। 1983 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसको होस्ट किया था इंग्लैंड ने। पहले जो 3 वर्ल्ड कप थे 1975, 1979 और 1983, इन तीनों को होस्ट किसने किया था, इंग्लैंड ने। ठीक है, अगर बात करें हम T20 की, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 में हमने 2 बार जीता है। एक जीता है 2007 में और एक जीता है 2024 में। 2007 में हमने हराया किसको, वी डिफीटेड दी पाकिस्तान, और उसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, 2024 वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें उसको हमने किसको हराया, साउथ अफ्रीका को। ठीक है, इसमें 2007 में साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था और 2024 के वर्ल्ड कप में हमने किसको हराया, साउथ अफ्रीका को। इसको होस्ट कर रहा था यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज। ठीक है, जैसे 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ने को होस्ट किया था, वैसे यूएसए और वेस्ट इंडीज ने इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप को क्या किया था, होस्ट किया था। ठीक है, तो T20 में भी 2 बार जीते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हम क्या किए, 2 बार जीते हैं। ठीक है, 1983 और 2011। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द महाभारत वॉर शकुनी वॉज किल्ड बाय। आपको पता होगा कि बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर आपको सवाल पेपर में आते हैं, आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड मैक्सिमम सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आप पंजाब से हो या नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिखिज्म में 10 गुरु रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। वैसे ही हमारे इंडिया की 2 एपिक्स हैं, एक है रामायण और दूसरी है महाभारत। इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक होगी रामायण, एक होगी महाभारत, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रामायण की अगर बात करें तो रामायण को लिखने का श्रेय देते हैं महर्षि वाल्मीकि को। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, जबकि महाभारत को एट्रीब्यूट किया जाता है ऋषि वेदव्यास को। ठीक है, ऋषि वेदव्यास को। रामायण में बात करें तो टोटल 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, जो कि कितने हैं, 7 कांड में, 7 टोटल चैप्टर्स हैं, इनको कांड बोलते हैं रामायण में। इन 7 कांड में टोटल कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। महाभारत की बात करें तो टोटल 18 पर्व है महाभारत में। ठीक है, और 18 पर्वों में टोटल 1 लाख वर्सेस है या फिर 1 लाख श्लोक है। ठीक है, 18 पर्व है। इसी महाभारत के अंदर एक स्क्रिप्चर है और जिसको हम बोलते हैं भगवत गीता। ठीक है, तो भगवत गीता के कई बार पूछ लेते हैं कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। टोटल भगवत गीता के अंदर 18 चैप्टर्स हैं और टोटल 700 श्लोक हैं या 700 वर्सेस हैं। ठीक है, तो रामायण के अंदर 24,000 श्लोक, महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक, पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट एपिक है महाभारत। और जो भगवत गीता है, ठीक है, भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता के अंदर कितने हैं, 700 वर्सेस। ठीक है, टोटल 700 श्लोक है। ठीक है, अगर बात करें महाभारत के बारे में, ठीक है, तो महाभारत कुरु क्लैन की एक फैमिली के बीच में लड़ाई थी। एक को हम जानते हैं पांडव के नाम से, दूसरे को हम बोलते हैं कौरव के नाम से। पांडव टोटल 5 भाई थे। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। सहदेव इसमें सबसे छोटे थे। ठीक है, भीम ने 100 के 100 कौरवों को मारा था। अर्जुन को क्रेडिट दिया जाता है कि अर्जुन ने कर्ण को मारा था, भीष्म पितामह को मारा था। ठीक है, और अगर बात करें सहदेव की, ठीक है, तो सहदेव ने मारा था मामा शकुनी को। ठीक है,
ओवरऑल पूरी की पूरी महाभारत के पीछे अगर लड़ाई अगर आपने पढ़ी होगी तो महाभारत के पीछे शकुनी मामा का ही हाथ था। शकुनी की ही वजह से मेन महाभारत का युद्ध हुआ, अदरवाइज शायद महाभारत का युद्ध होता भी नहीं। ठीक है, तो सहदेव जो सबसे छोटे भाई थे इन 5 पांडवों में, उन्होंने किसका कत्ल किया? शकुनी का। ठीक है, नकुल अंग जो राज होता था, एक अंग जो टेरिटरी थी उसके जो राजा थे, ठीक है, उसको मारा, अंग को मारा। ठीक है, और भीम ने सारे के सारे, जो अगर तुम्हें दुर्योधन पूछे, तुम्हें शत्रुघ्न पूछे, या जो 100 कौरव है उसको किसने मारा, तो सभी को किसने मारा है? भीम ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड? माउंट एवरेस्ट, पहली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की क्या है? हाईएस्ट पीक। ठीक है, हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट को सागर मठ भी बोला जाता है। ये बहुत बार सवाल आता है पेपर में कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, कि या फिर इनमें से कौन से वाली पीक को सागर मठ भी बोला जाता है। ठीक है, सागर मठ जो है वो दुनिया की हाईएस्ट पीक है, टोटल हाइट है 8848 मीटर। ठीक है, इसके बारे में पता कब लगता है अपने को? 1841 में। 1841 में एक सर्वे की टीम जाती है हिमालयाज, और वो चेक करते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की, वही डिक्लेयर करते हैं अपनी रिपोर्ट में कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इस सर्वे टीम को हेड कर रहे थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, हेड कौन कर रहे थे? सर जॉर्ज एवरेस्ट। और इन्हीं के नाम के ऊपर माउंट एवरेस्ट का नाम क्या पड़ा है? माउंट एवरेस्ट। 1841 में डिक्लेयर किया गया कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। उसके बाद जितने भी माउंटेनियर्स थे, हर किसी की कोशिश थी कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी पीक तक पहुंचना है। काफ़ी साल तक कोशिशें चलती रही। फाइनली जाके 29 मई 1953 को 2 लोग सक्सेसफुली क्लाइंब करते हैं माउंट एवरेस्ट पे। एक का नाम था सर एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी, और दूसरे का नाम था तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे। सागर मठ भी कहाँ पर है तुम्हारी, या माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। तो तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी, ठीक है, ये दोनों लोग 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट को कंक्यूर करते हैं। और इसी वजह से 29 मई को हर साल हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की पीक पर 2 लोग पहुंचे थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, 29 मई 1953 को। इंडिया की बात करें तो फर्स्ट इंडियन पहुंचा था 20 मई 1965। नाम था अवतार सिंह चीमा, अवतार सिंह चीमा, 20 मई 1965। तो अगर पेपर में फर्स्ट माउंटेनियर पूछे तो एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे आएंगे। फर्स्ट इंडियन पूछा तो कौन है? अवतार सिंह चीमा। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्या आता है तुम्हारा कि फर्स्ट वुमेन कौन थी? ठीक है, फर्स्ट वुमेन कौन थी? फर्स्ट वुमेन थी बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की पीक के ऊपर सक्सेसफुली पहुंच के भारत की पहली महिला बनती है माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर पहुंचने के लिए। ठीक है, ओवरऑल डेट्स अगर आप सारे के सारे देखो तो सारी की सारी डेट्स मई में ही है। 29 मई को पहली बार, 20 मई को फर्स्ट इंडियन, और 23 मई को जो हमारे फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर थी जो कि सक्सेसफुली क्लाइंब करती है, वो है। सारी की सारी डेट्स जो हैं याद रखना ईजी है क्योंकि सारी की सारी मई में है। ठीक है, और मई में ही 29 मई को क्या मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ब्रिटिश हैड देयर विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी, हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बैटल है तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर तुम्हें देखने को मिलेगी। बैटल ऑफ प्लासी क्यों है? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम समझे तो होता क्या है कि बंगाल हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी। बंगाल के 1756 में नए नवाब बनते हैं, नए राजा बनते हैं। नाम था नवाब सिराज उद दौला। नाम क्या था? सिराज उद दौला। अब सिराज उद दौला जब गद्दी पे आए तो ये थोड़े से यंग थे। ठीक है, थोड़ा सा जोश ज़्यादा था और ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करते थे। इसी वाले टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में यूरोप में एक लड़ाई छिड़ जाती है, और वो लड़ाई फ्रांस और जो इंग्लैंड था उसकी लड़ाई धीरे धीरे करके इंडिया तक पहुंच गई। और इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दोनों भी आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। 3 फेज में ये लड़ाई चली और इसी लड़ाई को हम हिस्ट्री में कार्नेटिक वॉर्स के नाम से पढ़ते हैं। ये दौर जो चला था वो कार्नेटिक वॉर वाला चला था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई छिड़ी थी। अब इसी लड़ाई के लिए
फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कलकत्ता में क्या करते हैं या बंगाल में क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज जो थी, जो उनकी फैक्ट्रीज थी, उनकी फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या किलाबंदी। उस वाले टाइम पे किलाबंदी का अधिकार केवल राजा के पास था, केवल राजा अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए किले बना सकता था। लेकिन फ्रांस और इंग्लिश ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री की किलाबंदी करना शुरू कर दी। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला को जब ये वाली चीज़ पता लगी तो उसको गुस्सा आया, उसने वार्निंग दी दोनों को कि तुरंत अपनी फोर्टिफिकेशन बंद कर दो, तुम मेरी बिना परमिशन के तुम ऐसे कैसे फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगले ने क्या किया, फ्रेंच वालों ने फोर्टिफिकेशन बंद कर दी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फोर्टिफिकेशन बंद नहीं की, उन्होंने फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू की। इसी वाली चीज़ से सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाता है और सिराजुद्दौला क्या करता है, फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक कर देता है 20 जून 1956। 20 जून 1956 को क्या करता है, अटैक कर देता है किसके ऊपर, फोर्ट विलियम कलकत्ता, ठीक है, फोर्ट विलियम है कलकत्ता में, उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद वो क्या करता है, 146 ब्रिटिशर्स को प्रिजनर बना लेता है। प्रिजनर बनाने के बाद फोर्ट विलियम के अंदर एक छोटे सा कमरा था, जिसकी एक छोटी सी वेंटिलेशन थी, एक बहुत छोटा सा कमरा था, ठीक है, उस छोटी सी वेंटिलेशन थी, उसमें 146 के लोगों को जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है, ठीक है। 146 लोग जो है वो जबरदस्ती अंदर डाल दिए जाते हैं। 20 जून का दिन था। 20 जून आपको पता होगा कि 21 जून को होता है समर सोल्स्टिस। 21 जून को इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी वाला टाइम है। 146 लोगों को एक छोटे से कमरे के अंदर डालोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके सारे के सारे जो लोग थे वो सफोकेशन से मारे गए। इस 146 लोगों में से केवल और केवल 23 लोग सर्वाइव कर गए, और वो भी बहुत बुरी कंडीशन में, बाकी सारे के सारे लोग जो है वो मारे गए। इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोला जाता है इसको, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में आता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी की डेट एग्जाम में आएगी आपके, ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, 20 जून 1756। 20 जून 1756 को क्या हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो सिराजुद्दौला से इस चीज़ का बदला लेने की ठानते। वो बोलते हैं कि सिराजुद्दौला को अब गद्दी से हटाना पड़ेगा। पूरे 1 साल तक प्लानिंग चलती है और फाइनली जाके 23 जून 1757 को होती है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें इवेंचुअली सिराजुद्दौला मारा जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में जो बाद में ब्रिटिश एम्पायर बनी उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। सबसे पहले बंगाल हारा, उसके बाद मैसूर के साथ वॉर होती है 1799 में, फिर एंग्लो मराठास वॉर होती है जो कि 1818 में ख़त्म हुई, और लास्ट में जाके एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं जो 1848 में जाके ख़त्म होती हैं, और 1848 तक आते आते पूरे इंडिया की टेरिटरी इनके पास आ चुके थे, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, 1757। बड़ा ही सिंपल आया, ज़्यादा डिटेल में एग्जाम में सवाल नहीं आए थे इस बार हिस्ट्री से, ठीक है। लेकिन आप प्रिपेयर हो सकते हो अगर आप ASI की तैयारी कर रहे हो या थोड़ा सा और हायर लेवल की या पंजाब जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपसे एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है, जैसे बाकी कुछ एक सवालों में देखने को मिला आपको, ठीक है। नेक्स्ट, राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है। राइस जो है वो इनमें से कौन से वाली टाइप की क्रॉप है, खरीफ है, रबी है, जायद है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर क्रॉप्स की हम बात करें तो सीजन के बेस के ऊपर 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो मेनली रेनी सीजन में उगाई जाती है। ऐसी क्रॉप्स जिनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। जो विंटर के सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर के महीने में, उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और जो स्लैक सीजन में उगाई जाती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जायद। स्लैक सीजन मतलब कि जो तुम्हारा मई से लेके जून का महीना होता है, ना बारिश हो रही है, ठीक है, ना पानी है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, उस वाले टाइम जायद क्रॉप्स, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पेपर में यही सवाल आता है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स नोट डाउन कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे खरीफ क्रॉप में क्या आएगा, पहले तो राइस। राइस आपको पता होगा, राइस के लिए पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लगभग 2000 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल बनाने के लिए, ठीक है। तो राइस होगी, मक्की होगी, मेज़, सोयाबीन, उड़द, ठीक है, सोयाबीन होगी, उड़द होगी, टोबैको, कॉटन, जूट, मूंग एक्सेट्रा, ठीक है। मेज़ होगी, सोयाबीन होगी, उड़द, टोबैको, कॉटन, जूट, मूंग एक्सेट्रा, ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप में आएंगी। रबी क्रॉप की बात करें तो मेन है हमारी बीट और बारले, ठीक है।
बीट और बार्ले। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर बार्ले तुमसे पूछा तो बार्ले रबी क्रॉप है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और नाम है बाजरा। ठीक है, तो बाजरा जो है वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, बार्ले रबी क्रॉप है और जो बाजरा है तुम्हारी वो खरीफ क्रॉप है। बाजरा के लिए पानी चाहिए, बार्ले के लिए इतना ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, बार्ले। पी हो गया, पटैटो। ठीक है, ऑयल सीड्स। ठीक है, मटर, आलू और तेल के जो बीज है तुम्हारे वो, ये सारे के सारे, इनको हम रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जायद क्रॉप में क्या आएगा, क्या उगाते हैं इस वाले टाइम गर्मियों में हम? एक हो गया पपीता, ठीक है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, इन सबको हम कब उगाते हैं? इस वाले सीजन में। ठीक है, मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर और जो लीफी वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, इनको कब उगाएंगे हम? जायद क्रॉप वाले सीजन में या फिर स्लैक्स सीजन में। ठीक है, तो आंसर अपना क्या रहेगा? राइस इज बिच टाइप ऑफ क्रॉप। राइस क्या रहेगा? खरीफ क्रॉप रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। वर्ल्ड वॉर वन वॉज फाउट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? वर्ल्ड वॉर वन जो है तुम्हारी, इसकी शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 और वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तुम्हारी 11 नवंबर 1918। ठीक है, पेपर में एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी है, पेपर में साल पूछा है, कौन सा है? 1918, 1914 से लेके 1918, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बारे में मोटे मोटे पॉइंट अगर हम देखें तो दो पावर्स के बीच में होता है ये। एक को बोलते हैं अलाइड पावर्स, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं सेंट्रल पावर। अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में एक था फ्रांस, दूसरा था रशिया, तीसरा यूएसए और चौथा था ब्रिटेन। ठीक है, सेंट्रल पावर की अगर बात करें तो सेंट्रल में हंगरी ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और बुल्गारिया। ठीक है, ये चार सेंट्रल पावर थी और अलाइड पावर ये है। तो मेनली पेपर में, आपके पेपर में ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में अलाइड पावर में कौन कौन था और जो सेंट्रल पावर था उसमें कौन कौन था। ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में अभी हम इसके में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद एक ट्रीटी होती है, वो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ठीक है, ये साइन होती है हमारी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन होती है 28 जून 1919। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस ट्रीटी की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन का काम मेनली क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन जैसी सिचुएशन फिर से दुनिया में ना आ सके। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू होती है तो बाद में जाके 1945 में इसी लीग ऑफ नेशन को चेंज करके यूनाइटेड नेशन बना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन बनता है 1945 में और लीग ऑफ नेशन बना तुम्हारा 1919 में। ठीक है, तो ये लीग ऑफ नेशन ही बाद में जाके यूनाइटेड नेशन का रूप लेता है, इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस ट्रीटी से सवाल आता है पेपर में कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कब हुई, ठीक है, और उसकी वजह से क्या बना, या लीग ऑफ नेशन कौन सी ट्रीटी के बाद बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इन इंडिया? हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो स्काई वॉक ब्रिज है, रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई है इसकी 2023 में चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में हुई है। सबसे बड़ा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर इसके तुम डायमेंशन देखो तो इसके जो डायमेंशन है वो है, लेंथ है टोटल 570 मीटर और जो विड्थ है वो है 4.2 मीटर। लेंथ और विड्थ, लेंथ 570 मीटर। स्काई वॉक ब्रिज क्या होता है? ब्रिज की अलग अलग कैटेगरी हैं। कुछ ब्रिज को हम रिवर ब्रिज बोलते हैं, कुछ ब्रिज को हम सी ब्रिज बोलेंगे और कई स्काई वॉक ब्रिज हो गए। स्काई वॉक ब्रिज मतलब कि एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से कनेक्ट करने के लिए कोई ब्रिज बन रहा है। ठीक है, उसके नीचे ना कोई नदी है, ना कोई सी है, ना कुछ है, बस केवल कनेक्शन देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है टी नगर बस टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा है तुम्हारा मंबालाम रेलवे स्टेशन से। ठीक है, रिसेंटली इनोग्रेट हुआ, इसलिए किस किस को कनेक्ट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी नगर बस टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा है मंबालाम रेलवे स्टेशन। चेन्नई कहाँ पर है हमारा? तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल जो है वो केवल स्काई वॉक ब्रिज से नहीं आते, पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। पिछले सेशन में भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। भूपेन हजारिका सेतु है लोहित रिवर के ऊपर। लोहित रिवर कहाँ पर है? असम में। ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है? 9.15 किलोमीटर। अगर लॉन्गेस्ट सी ब्रिज तुमसे पूछे या लॉन्गेस्ट ब्रिज पूछे तो वो है हमारा महाराष्ट्र में जिसका नाम है अटल सेतु। ठीक है, अटल सेतु की लेंथ कितनी है? 21.8 किलोमीटर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट अगर ब्रिज तुमसे पूछा तो अटल सेतु है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है स्काई वॉक ब्रिज। वैसे अगर रिवर ब्रिज पूछा तो कौन रहेगा तुम्हारा? भूपेन हजारिका सेतु। लेकिन अगर सिंपल लॉन्गेस्ट ब्रिज पूछा है तो आंसर क्या रहेगा? अटल सेतु। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। ये मुंबई को, जो नवी मुंबई है उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। हाईएस्ट ब्रिज की बात करें तो हाईएस्ट ब्रिज है हमारा चिनाब रिवर ब्रिज। ये भी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है तो ये पूछा जा सकता है पेपर में। चिनाब रिवर ब्रिज, हाइट इसकी कितनी है? 359 मीटर्स। ठीक है, चिनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो रिवर से रिलेटेड जो हमारे ब्रिज हैं, ब्रिज से रिलेटेड 4 सवाल पेपर में बनेंगे। स्काई वॉक ब्रिज जो तुम्हारा तमिलनाडु में है, रिवर ब्रिज जो कि असम में है, और सी ब्रिज जो कि महाराष्ट्र में है। हाईएस्ट जो रिवर ब्रिज है वो है चिनाब रिवर ब्रिज, 359 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? मिल्क डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। ठीक है, 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 2 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ठीक है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट कब करते हैं हम? 2 जून को। 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 3 जून को। ठीक है, 4 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, तो ये जून के जो 4 डेट्स आई थी उसमें 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और 4 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन को। 5 जून का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप लोग कमेंट करके मेरे को लिख के बताओगे कि 5 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, और 2024 को जो 5 जून को हमने डे सेलिब्रेट किया उसकी पर्टिकुलर थीम क्या है। बाकी जो कांस्टेबल के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।